So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की जो वीडियो रहने वाली है, उसके अंदर हम लोग आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर आप सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना? रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना क्यों जरूरी है। उसके बाद आप जानेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, यानी कि जो पॉपुलेशन के अंदर कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, उसके क्या-क्या रीजंस है एंड किस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आप लोग क्या जानेंगे, बेसिकली बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। So let's start the chapter. You have learnt about human reproductive system and its function in chapter 2. Basically human reproduction chapter की बात हो रही है, जो अभी अभी तक हम लोगों ने इस वाली सीरीज के अंदर कवर नहीं किया है. Now let's discuss a closely related topic, reproductive health. What do we understand by this term? The term simply refers to healthy reproductive organs with normal function. यानी reproductive health से अगर हम टर्म से उसका मतलब समझने की कोशिश करें, देन व्हाट इज रिप्रोडक्टिव? रिप्रोडक्टिव मींस इट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, है ना? यानी कि जब जो है एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दैट आर हेल्दी एंड दे आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, देन वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. यानी कि इसके अलावा और बेसिकली क्या-क्या एस्पेक्ट्स इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, आपका इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स भी जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कंसीडर किए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हु, है ना, यानी कि हु क्या बोलता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. यानी कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होना दैट इज ओके, बट अ टोटल ऑफ वेलबींग, यानी कि जो आपका वेलबींग है ना वो प्रॉपर हो इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspect might be called reproductive healthy. So now we are going to the topic named as reproductive health problems and strategies. India was amongst the first country in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. यानी कि वी कैन प्राउडली से कि बेसिकली जो हम लोगों का रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने के लिए जो कुछ स्टेप्स लिए गए थे कुछ कंट्रीज के द्वारा, उनमें से इंडिया भी जो है उन स्टार्टिंग वाली कुछ कंट्रीज के अंदर बेसिकली क्या थी, इन्वॉल्व थी. These programs known as family planning were initiated in 1951. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ईयर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखने. फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कब किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 1951 के अंदर. कब स्टार्ट किया गया था? 1951 के अंदर. एंड वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स, यानी कि कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के बाद में क्या किया जाता था, बेसिकली उनको असेस किया जाता था कि उनकी जो प्रोग्रेस है ना, यानी कि जो आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं इनका क्या प्रोग्रेस है ना, यानी ये किस पेस से काम कर रहे हैं या कुछ एक्शंस लिए भी जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे. इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन related areas and currently in operation under the popular name reproductive and child health care programs. यानी कि अभी और जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसका जो नाम है दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जिसका बेसिकली काम क्या है, इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. ठीक है, तो यानी कि इनके मेजर टास्क क्या है बेसिकली, एक तो ये रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो होते हैं इनके बारे में क्या करेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आएंगे. ठीक है, एंड इसके अलावा क्या क्या बेसिकली गवर्नमेंट एड्स प्रोवाइड कर सकती है टू बिल्ड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, उसके लिए बेसिकली ये क्या करते हैं, बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं.
With the help of audio visuals and print media, governmental and non-governmental agencies यानी कि जो आपकी NGOs वगैरह होती हैं have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. यानी कि ऑडियोज के थ्रू है ना, यानी कि आपके रेडियोस के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं या कुछ एड्स के थ्रू है ना। ऑडियो विजुअल का मतलब हो गया कि आपने क्या किया, साउंड को पिक्चर के साथ में ऐड कर दिया, यानी कि बेसिकली आपकी जो एडवर्टीजमेंट्स हो रही होती है या आपकी प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट है, न्यूज़पेपर्स के अंदर जो आ रही है या कुछ बैनर्स वगैरह आ रहे हैं, तो उनकी हेल्प से बेसिकली क्या क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेकर ह्यूमंस के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information. यानी कि जो हम लोगों के क्लोज पर्सन है, यानी कि हमारे पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, दे हैव एन इम्पोर्टेंट रोल। यानी कि अगर बच्चे तक इंफॉर्मेशन ही गलत पहुंचेगी तो हो सकता है ना कि वो कुछ ना कुछ गलत स्टेप ले ले। तो इसका मतलब जरूरी क्या है कि बेसिकली रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो नॉलेज है वो सही इंफॉर्मेशन बच्चे तक पहुंचे। Introduction of sex education in school should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconception about sex related aspects. यानी कि इसलिए ऐसा बोला भी जाता है कि सेक्स एजुकेशन का इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है स्कूल्स के अंदर, ताकि बेसिकली बच्चे जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक बेसिक ओवरव्यू जो है वो जान सके। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को भी बेसिकली ऐड किया गया है। Proper information about reproductive organs, adolescence, and other related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. यानी कि जो भी बच्चे या जो भी ह्यूमन बींग्स अभी रिप्रोडक्टिव एज, बेसिकली जो भी बच्चे एडोलेसेंट एज ग्रुप्स के अंदर होते हैं, उनको अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, व्हाट इज एडोलेसेंस, व्हाट इज प्यूबर्टी, ठीक है, इसके अलावा व्हाट आर सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में बच्चों के पास में इंफॉर्मेशन हो, तो उससे बेसिकली होगा क्या, वो जो स्टूडेंट्स होंगे या वो जो बच्चे होंगे, they can lead a reproductively healthy life. Educating people, especially fertile couples and those in the marriageable age groups, about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, and importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female, etc., would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size. यानी कि अब बात किसकी हो रही है, ठीक है, हमने क्या किया, अडोलेसेंट्स को एक प्रॉपर नॉलेज दे दी, बट अब जरूरी है कि जो फर्टाइल कपल्स हैं या फिर बेसिकली वो कपल्स है जो कंसीव कर सकते हैं या जिनकी अभी शादी हुई है या जो मैरिजेबल एज ग्रुप्स के अंदर भी है जिनकी नहीं हुई बट दे आर इन दैट मैरिजेबल एज ग्रुप, है ना, यानी कि उनकी उतनी एज हो चुकी है कि उनकी शादी हो जाए, तो बेसिकली उनके पास में ना कुछ कुछ चीजों के लिए नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। पहला क्या है, क्या क्या बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। जो प्रेग्नेंट मदर्स है उनकी केयर किस तरीके से की जाए। पोस्टनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर का बेसिकली क्या मतलब है, यानी कि जब बेसिकली क्या हो गया आपका, मदर ने क्या करा, चाइल्ड को बर्थ दे दिया, है ना, यानी कि डिलीवरी हो गई, उसके बाद में किस तरीके से माँ और बच्चे की केयर की जाए, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके अलावा मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। जैसे कि कुछ इलाकों में आज भी क्या है, लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो ये नॉलेज बेसिकली होना बहुत जरूरी है कि जो लड़का है या लड़की है उनके बीच में कोई भेदभाव ना हो, दोनों की जो इम्पोर्टेंस है वो बराबर है। तो अगर ये सब चीजें होंगी तो उससे क्या हो सकता है ना, बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड साइज जो है फैमिलीज का, वही साइज की फैमिलीज बेसिकली क्या है फिर उस तरीके से एग्जिस्ट कर सकती हैं। अवेयरनेस ऑफ problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes need to be created to enable people to think up necessary action to prevent them and thereby building up a socially responsible and healthy societies। यानी कि जितने भी प्रॉब्लम्स जो है बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से या जो कुछ सोशल एविल्स बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उनसे रिलेटेड एक तो प्रॉपर नॉलेज हो लोगों के अंदर, ठीक है,
उनके अंदर अवेयरनेस हो और कुछ पर्टिकुलर लॉज हो बेसिकली इन चीजों को, अगर ऐसा कोई भी सोशल लेवल किसी के साथ हो रहा है ना, कोई भी अगर प्रॉब्लम किसी को फेस करनी पड़ रही है, मे इट बी अ बॉय और मे इट बी अ गर्ल, तो उस केस के अंदर बेसिकली उन चीजों के लिए कुछ पनिशमेंट्स का होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि जिस बंदे ने बेसिकली वो क्राइम किया है उनको क्या हो सके, प्रॉपर पनिशमेंट्स दी जा सके, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड अ हेल्दी society. Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructure facilities, professional expertise, and material support. These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problems, and infertility, etc. यानी कि ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक्शन प्लान्स बना दिए, पर अगर उनके ऊपर कोई एक्शन ही ना लिया जाए, है ना, या उनको इम्प्लीमेंट ही ना किया जाए, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो, तो उस केस के अंदर क्या बेसिकली वो जो हम लोगों ने क्या किया है या हमारी गवर्नमेंट ने जो है जो एक्शन प्लान्स बनाए हैं, क्या उनका बनाना बेसिकली सक्सेसफुल होगा? ऑब्वियसली नॉट। तो उसके लिए बेसिकली क्या जरूरी है, हम लोगों के पास में एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, यानी कि हम लोगों को कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स भी चाहिए जो लोगों को जा जाके अवेयर कर सके, उनको हर चीज का इम्पोर्टेंस बता सके। वी नीड मटेरियल सपोर्ट, ठीक है। सो बेसिकली उससे होगा क्या, बेसिकली हम लोग क्या कर सकेंगे, वी कैन प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर टू पीपल, है ना, यानी कि हम लोग असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं एक तो लोगों को, एंड इसके अलावा उन लोगों को केयर मिल सकती है ना, केयर मिल सकती है अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, डिलीवरी के अंदर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, menstrual problems and infertility, etc. Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. यानी कि क्या हो, अगर बेटर टेक्निक्स और बेटर टेक्निक्स जो है वो टाइम टू टाइम क्या किया जाए, या जो एक्शन प्लान्स लिए हुए हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ अपडेशंस की जाए, है ना, तो उससे बेसिकली हो क्या सकता है, हम लोग टाइम टू टाइम उन चीजों को अगर इम्प्रोवाइज करें तो बेसिकली उससे होगा क्या, जो एफिशिएंसी है ना, जो एफिशिएंसी है ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू पीपल वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। यानी कि बेसिकली जो लॉस हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किए हुए हैं उनका टाइम टू टाइम जो है एक रिव्यू करना बहुत जरूरी है, उनको अपडेट अपडेट करना बहुत जरूरी है। स्टैट्यूटरी बैनिंग ऑन एमनियोसेंटेसिस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस बेसिकली होता क्या है, इट इज यूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन to legally check in increasing menace of female feticide, massive child immunization are some programs that merit mention this connection. Basically amniocentesis होता क्या है ना, एमनियोसेंटेसिस होता है जब हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोग बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन को कहीं, देखो एमनियोसेंटेसिस वैसे किस लिए किया जाता है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जो भी जो वो फीटस है, जो डेवलपिंग फीटस है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई डिजीज तो उसके अंदर नहीं है, एमनियोसेंटेसिस को उस चीज के लिए यूज किया जाता है। बट उसका भी कई बार क्या हो जाता है ना, उसका डिसएडवांटेज जो है ना पूरा होता है, किस तरीके से, कुछ डॉक्टर्स क्या करेंगे बेसिकली उस चीज का फायदा उठा रहे होंगे, यानी कि उससे क्या करेंगे बेसिकली, सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली उससे कर रहे हैं कि बेसिकली आपका जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का है या फिर बेसिकली आपकी लड़की है ना। तो उस केस के अंदर बेसिकली क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, आ, मान लो कि उनको लड़की नहीं चाहिए तो वो क्या कर देंगे, उसका अबॉर्शन करवा देंगे, है ना। तो बेसिकली वहां पर हो क्या रहा होता है ना, फीमेल फीटिसाइड के बहुत सारे केसेस आज भी देखने को मिल जाते हैं। तो उस चीज को बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो एमनियोसेंटेसिस किया जाए ना, वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर ही किया जाए एंड आफ्टर परमिशंस किया जाए, है ना। ऐसे ही नहीं कि आप कभी भी एमनियोसेंटेसिस करके देख सकते हो। डॉक्टर्स जो होते हैं उनको अगर एमनियोसेंटेसिस करना भी है बेसिकली, यानी कि उनको कुछ चेक करना है उस बेसिकली जो वो फीटस है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिसीज तो उसके अंदर नहीं है, तो उस केस के अंदर दे नीड टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर लेटर और उसके बाद में भी उनको परमिशंस लेनी पड़ती है। एंड जब वो बेसिकली कोई डिजीज उसके अंदर डिटेक्ट करने के लिए, यानी जिस भी चीज के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जा रहा है उसके अलावा वो और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है
उस पेरेंट को या बेसिकली उस कपल को उसके बारे में नहीं दे सकते, यानी कि उनको पता भी अगर चल जाए कि इसका जेंडर क्या है, तब भी वो जेंडर रिवील नहीं कर सकते। तो बेसिकली एमनियोसेंटेसिस में होता क्या है, सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियन भी बोलते हैं, है ना, ऑफ द डेवलपिंग fetus is taken to analyze the fetal cells and the dissolved substances. The procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. determine the survivability of fetus. यानी कि अगर बेसिकली जब आप लोगों का जो है ना अल्ट्रासाउंड जब किए जाते हैं, है ना, या जो सोनोग्राफी है, जब सोनोग्राफी की जाती है, अगर जो डेवलपिंग fetus है उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है, क्या है, अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है, तो उस केस के अंदर एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस किया जाता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है ना, इसको कई बार एमनियन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो किया क्या जाता है, जो डेवलपिंग फीटस होता है उसके अंदर से थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है, और उसके बाद में फीटल सेल्स को बेसिकली क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, और जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस उसके अंदर है उनको एनालाइज किया जाएगा। किस लिए, ताकि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम लोग क्या कर सके, उनका अर्ली डिटेक्शन कर सके। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी आपके कौन कौन से हो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनेमिया, ठीक है, ताकि ये डिसाइड कर दिया जा सके कि वो जो फीटस है वो सरवाइव कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods or to improve the existing ones। यानी कि जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज है उसके अंदर कंटिन्यूस रिसर्च चलती रहती है, ताकि क्या हो सके, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स हैं उनको इम्प्रोवाइज किया जा सके, या फिर कुछ नए मेथड्स भी क्या किए जा सके, इंट्रोड्यूस करवाए जा सके। Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for females, was developed by scientists at the Central Drug Research Institute (CDRI) in Lucknow? यानी कि ये जो सहेली होती है, which is an oral contraceptive pill, है ना, यूज बाय फीमेल्स, तो ये कहाँ पर डेवलप की गई थी, ये इंडिया के अंदर ही लखनऊ में डेवलप की गई थी, सीडीआरआई के अंदर। यानी कि डेवलप किसने की थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सहेली को डेवलप किया था, एंड द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन लखनऊ। Better awareness about sex-related matters, increased number of medically assisted deliveries, and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rate, increased number of couple with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical assistance for all sex-related problems, all indicate improved reproductive health of the society। यानी कि अगर ये पता करना है कि बेसिकली किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो असल में इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही, तो उसके कुछ फैक्टर्स है। फैक्टर्स क्या क्या है, कि जो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, है ना, जिस भी एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके जो लोग हैं उनके अंदर क्या सेक्स रिलेटेड मैटर्स को लेके और ज्यादा अवेयरनेस आई है, आर दे मोर अवेयर। इसके अलावा जो डिलीवरीज है, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज क्या हो, धीरे धीरे उनका नंबर्स इंक्रीज हो। पोस्ट नेटल केयर अच्छी होनी चाहिए, है ना, यानी कि मदर और बच्चे दोनों की जो केयर है वो बेटर तरीके से की जाए, ताकि क्या हो सके, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों को ही क्या किया जा सके, कम किया जा सके, है ना। Increase number of couple with small families, better detection and cure of STDs, and overall increase medical facilities। तो अगर ये कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर सोसाइटी है दैट इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अच्छा, ये जो एनसीईआरटी का पीडीएफ रहेगा, ये एनोटेटेड पीडीएफ हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं, जो द क्रिएटिव माइंड्स अकेडमी के नाम से ही है। तो आप लोग जाके वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। अब होता क्या है, जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव होती है ना, जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव होती है, उसके वजह से कई बार क्या होता है कि पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन देखने को मिलता है ना, पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी, है ना।
तो उस केस के अंदर कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स का होना बहुत जरूरी है ना, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना भी जरूरी है कि ठीक है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप लोगों को मेंटेन करने का समझ में आ गया, बट वी ऑल्सो नीड अ स्टेबलाइज पॉपुलेशन, है ना, वी ऑल्सो नीड अ स्टेबलाइज पॉपुलेशन। तो उसी को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। In the last century, an all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people. However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. यही मैंने आपको बताया। The world population, which was around 2 billion in 1900, dropped to about 6 billion in 2000। यानी कि जब 1900 के अंदर, है ना, 1900 के अंदर 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, वो बढ़कर 2000 साल 2000 के अंदर बेसिकली क्या हो गई, 6 बिलियन बढ़ गई, यानी 4 बिलियन पर जो है वो पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ। एंड 7.2 बिलियन इन 2011। A similar trend was observed in India too. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, यानी कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारा देश जब आजाद हुआ, तब जो पॉपुलेशन थी वो थी 350 मिलियन। और 2000 के अराउंड, सन 2000 के अराउंड वो जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन का मार्क अराउंड क्रॉस कर गई। एंड 1.2 बिलियन हो गया 2011 के अंदर। A rapid decline in death rate, maternal mortality rate and infant mortality rate, as well as increase in number of people in reproducible age are probable reason for this। यानी कि इस चीज का रीजन क्या था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा था उसका रीजन क्या था। पहला रीजन क्या था, डेथ रेट कम हो रहा था, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो रहा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो रहा है। अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी क्या होगा, कम होगा। as well as increase in the number of people in reproducible age. Through our reproductive child health care program, though we could bring down the population growth, it was only marginal। यानी कि ये जो reproductive child health care program चल रहा था, इसकी हेल्प से क्या किया गया, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम तो किया गया, बट वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम किया गया ना वो उतना इफेक्टिव नहीं था। यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है बेसिकली कम रेट के ऊपर बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो उसको हम लोग क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, दैट इज 20 by 1000 per year, 20 per thousand per year, a rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, that is food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas। यानी कि अगर इस रेट के ऊपर पॉपुलेशन में इंक्रीज होता रहे तो हो सकता है एक टाइम ऐसा ही आ जाए कि हर इंसान को जो है ना, जो बेसिक नेसेसिटीज है ना, खाना सबको चाहिए, रहने के लिए जगह सबको चाहिए और पहनने के लिए कपड़े भी सबको चाहिए। तो अगर इस तरीके से पॉपुलेशन के अंदर क्या होता रहे, एक्सप्लोजन होता रहता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती, तो हो सकता है कि लोगों के पास में एक टाइम पे जो ये बेसिक नेसेसिटीज है सबको ये भी ना मिले। Therefore, government was forced to take up such serious measures to check this population growth rate। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ मेथड्स अडॉप्ट किए गए ताकि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इसको हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। The most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive method। यानी कि इसका जो है ना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या है कि क्या किया जाए, जो रिप्रोड्यूसिबल एज के अंदर जो कपल्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि आप लोग अपनी फैमिलीज को छोटा ही रखें, है ना, यू शुड कीप स्मॉलर फैमिलीज। तो उस केस में बेसिकली क्या करते हैं, अगर वी नीड स्मॉलर फैमिलीज तो उसके लिए उनको समझाया गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। You might have seen in advertisements in the media as well as posters bills showing a happy couple with 2 children with a slogan named हम दो हमारे दो। अब ये जो स्लोगन है ये बहुत फेमस हुआ था एक टाइम पे, है ना, जो क्या बता रहा था बेसिकली कि कपल्स के जो है ना दो ही बच्चे होने चाहिए, है ना, ताकि क्या हो सके वहां पर क्या है बेसिकली स्टेबल पॉपुलेशन जो है क्रिएट की जा सके, ठीक है। बट आजकल तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे अडॉप्ट वन चाइल्ड नॉर्म, ठीक है, उनके पास में क्या होगा, दे अडॉप्ट वन चाइल्ड नॉर्म, है ना, कि दे जस्ट डू वन चिल्ड्रन, है ना, वन चाइल्ड, और उसके बाद में
वो उनका फैमिली प्लानिंग हो जाता है, ठीक है। मैनी कपल्स, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग ones, have even adopted a one child norm. Statutory raising of marriageable age group of the females to 18 years and that of males to 21 years and incentive given to couple with small families are two of the other measures taken to tackle this problems. तो उसके बाद में क्या किया गया कि जो शादी की जाए, है ना, जो मैरिजेबल एज होनी चाहिए वो लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल होनी चाहिए। एंड इसके अलावा जिन भी लोगों के पास में छोटी फैमिलीज थी, है ना, जो भी कपल्स जो थे जिनकी छोटी फैमिलीज थी, उनको क्या किया गया, कुछ कुछ रिवॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट देती थी, है ना। तो इस तरीके से बेसिकली क्या किया गया, पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की गई। अब बात आती है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स थे, है ना, तो उसकी हम लोग बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। An ideal contraceptive should be user-friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effect. अब अगर कोई इंसान कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है तो उसके कुछ फीचर्स होने बहुत जरूरी है। इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, उससे जो वो यूजर है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इट शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। It also should in no way interfere with the sexual drive, desire or the sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories, named as natural or traditional barriers, IUDs, oral contraceptive, injectables, implants and surgical methods. यानी कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को ग्रुपिंग किया जाए तो कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर उनको ग्रुप कर दिया। फर्स्ट इज नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स, फिर आते हैं बैरियर मेथड्स, देन आर योर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आईयूडीज, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेचुरल मेथड्स, अब नेचुरल मेथड्स की सबसे पहले बात करें, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। Periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to day 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. As chances of fertilization are very high during this period, it is called the fertile period. Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. फिर withdrawal और coitus interruptus, इसके अंदर क्या होता है, द मेल पार्टनर withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है, इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, है ना। बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन दैट ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method have been reported to be effective only up to the maximum of 6 months following parturition. As no medicines or devices are used in this method, side effects are almost nil, but the chances of failure are also high. ठीक है, अब हम लोग इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग नेचुरल मेथड्स की बात करें तो इसके अंदर, नेचुरल मेथड्स के अंदर होता क्या है, ओवम और स्पर्म, इनका मीटिंग होना जरूरी है ना, इनका मेटिंग होना जरूरी है अगर फर्टिलाइजेशन अकर होनी है तो। अब नेचुरल मेथड्स के अंदर क्या किया जाता है, इनकी मीटिंग को ही क्या किया जाता है, बेसिकली प्रिवेंट किया जाता है। यानी कि जो स्पर्म है वो ओवम के साथ में फ्यूज ना करे, इस तरीके से जो है हम लोग बेसिकली इस तरीके के जो मेथड्स है उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल मेथड्स। एंड इसके अंदर सबसे पहले आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसके अंदर होता क्या है, द कपल अवॉइड फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि जो फर्टाइल पीरियड होता है उसके अंदर, है ना, जो फर्टाइल पीरियड है, अच्छा ये आपको याद रखना है, इट इज डे 10 टू डे 17। जो फर्टाइल पीरियड है इस दौरान जो कपल्स हैं दे अवॉइड कोइटस, ठीक है, यानी कि वो क्या करेंगे, मीटिंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस पीरियड के दौरान क्या होता है, बेसिकली द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी वेरी हाई। Therefore, by abstaining from coitus, conception could be prevented.
उसके बाद आता है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इफ अ कपल इज मीटिंग, तो क्या होता है, जैसे ही जो है बेसिकली इंसेमिनेशन होना होगा, है ना, यानी कि जो सीमेन का ट्रांसफर होना होगा, इंसेमिनेशन इज सीमेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीमेन, है ना। तो उससे पहले ही क्या होता है, द मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द विजाइना। उसके बाद आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जैसे ही किसी मदर ने क्या किया, डिलीवरी हो गई, है ना, उन्होंने क्या कर दिया, बेबी को बर्थ दे दिया, है ना, बेबी को डिलीवर कर दिया। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, इंटेंस लैक्टेशन होती है। जब जब तक इंटेंस लैक्टेशन चल रही है, यानी कि जब तक जो माँ है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तब तक बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेप्शन के चांसेस जो होते हैं दे आर ऑलमोस्ट निल, ठीक है। बट इसका जो इफेक्टिवनेस माना जाता है वो ओनली अप टू 6 मंथ्स माना जाता है ना, यानी कि डिलीवरी के 6 महीनों तक ये मेथड जो है वो क्या रहता है, इफेक्टिव रहता है। अच्छा, इन सभी मेथड्स के अंदर देर इज नो मेडिसिन और डिवाइसेस यूज, तो इसी वजह से क्या होता है, इनके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, बट जो चांसेस ऑफ फेलियर होते हैं दे आर अप टू एज हाई एज 90%, ठीक है, और कई बार इससे भी ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली नेचुरल मेथड्स को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। देन कम्स योर बैरियर मेथड्स, ठीक है, अब आते हैं बैरियर मेथड्स। इन बैरियर मेथड्स ovum and sperms are prevented from physically meeting with the help of barriers। यानी इस केस के अंदर क्या किया जाएगा, कुछ बैरियर्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, स्पर्म्स और ओवम को मिलने से प्रिवेंट करेंगे। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कि ऐसे ही कुछ फिजिकल मेथड्स जो है बेसिकली, वो ये ऐसे जो फिजिकल बैरियर्स जो है बेसिकली ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। Condoms are the barriers made up of thin rubber or latex sheath that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female just before coitus, so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract। यानी कि बेसिकली जो कॉन्डोम्स होते हैं ना, दे आर बैरियर्स जो किससे बने होते हैं, या तो लेटेक्स शीट से बने हुए होंगे या फिर वो रबर शीट से बने हुए होते हैं। एंड व्हाट दे डू इज, मेल्स के अंदर वो पेनिस को कवर करते हैं एंड फीमेल्स के अंदर विजाइना और सर्विक्स को कवर करते हैं, ठीक है। और होता क्या है, बेसिकली जैसे क्वाइटस के दौरान जो सीमेन है वो अगर एंटर भी हो जाए तो वो क्या करते हैं, बेसिकली उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने से प्रिवेंट कर देते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है, जो कॉन्सेप्शन होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल्स। यूज ऑफ कॉन्डम हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू इज एडिशनल बेनिफिट। अब कॉन्डम्स के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, सच एज प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआईज एंड एड्स, है ना, यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं या फिर जो आपका एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या करते हैं, इनसे भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल condoms are disposable, can be self inserted and thereby give privacy to the user। इसके अलावा और कौन कौन से बैरियर मेथड्स जो होते हैं, डायफ्राम्स, cervical caps and vaults, they are also barriers made up of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus। यानी कि मेल्स के अंदर क्या था, बेसिकली कॉन्डोम्स अवेलेबल थे, फीमेल के अंदर अपार्ट फ्रॉम कॉन्डोम्स डायफ्राम्स सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स दे आर ऑल्सो अवेलेबल। अब ये सारे क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ रबर एंड दे आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, सर्विक्स को कवर कर देते हैं ड्यूरिंग कोइटस। दे प्रिवेंट्स कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विस, यानी कि ये क्या कर देते हैं, बेसिकली स्पर्म्स की एंट्री को ही क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एंड दे आर रियूजेबल। Apart from this, spermicidal creams, jellies, and foams are usually used along with these barrier to increase their contraceptive efficiency। यानी कि इन्हीं के साथ में बेसिकली स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स को भी यूज किया जाता है ताकि इनकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है उसको क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। Another effective and popular method is the use of intrauterine devices। अब बात आती है, नेचुरल मेथड्स भी हो गए, आपके बैरियर मेथड्स भी हो गए, उसके बाद आते हैं कि जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है उनको यूज किया जाए। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina।
यानी कि इन डिवाइसेस को, इंट्रा यूट्राइन का मतलब क्या है, यूट्राइन के, यूट्रस के अंदर ना बेसिकली, तो इन डिवाइसेस को वेजाइना के अंदर इंसर्ट करा जाता है ना बेसिकली यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है थ्रू वेजाइना, है ना। बट ये किसके थ्रू किया जाता है, बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस। These intrauterine devices are presently available as non-medicated IUDs such as Lipids loop, copper releasing IUDs, इनके आपको एग्जांपल्स के नाम याद रखने हैं, and the hormone releasing IUDs such as Progestar, CERT, LNG-20. अब ये क्या करते हैं, they increase phagocytosis of sperm within the uterus and copper ion release suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm. तो बेसिकली होता क्या है, आईयूडीज क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म्स की डेथ करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं यूट्रस के अंदर ही, एंड जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। यानी कि किस स्पीड से जो आपका स्पर्म है वो पहुंच रहा है ना आपके ओवम तक, उसकी जो स्पीड है वही बहुत हद तक क्या कर दी जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है, एंड जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है इसी वजह से वो भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाती है। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अब इसके अलावा जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं आपकी, जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं जो कुछ हॉर्मोन्स को भी रिलीज करती हैं, वो क्या करती है, दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, यानी कि वो आपके यूट्रस को ही क्या कर देंगी, इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर देंगी, एंड जो सर्विक्स होता है वो स्पर्म्स को क्या नहीं कर पाता, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। IUDs are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy or space children. It is most widely accepted methods of contraception in India. अब बात आती है ओरल, ओरल पिल्स जो होती हैं उनकी बात करेंगे। अब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता क्या है, बेसिकली आइदर प्रोजेस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, इनकी जो स्मॉल स्मॉल डोजेस होती हैं वो थ्रू टेबलेट्स क्या की जाती है, कंज्यूम की जाती है। दे आर अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल्स, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड hence are known as pills, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, pills. They have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. यानी कि क्या किया जाता है, जब भी menstrual cycle start होगी एक फीमेल की, तो menstrual cycle के पहले 5 दिनों के अंदर अंदर इस पिल को स्टार्ट करके continuously for 21 days that female has to take these pills. After a gap of 7 days during which menstruation occur, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. यानी कि उसके बाद में जब मेंस्ट्रुएशन अकर हुई उसके बाद 7 दिनों का गैप देने के बाद में वो जो फीमेल है ना, जिनको बेसिकली कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसी साइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, जब तक कि वो दोबारा से बच्चा प्लान नहीं कर रहे। They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent or retard the entry of sperm. तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये जो सर्वाइकल म्यूकस है एक तो उसकी क्वालिटी को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड उसी की वजह से क्या होगा, जो एंट्री ऑफ स्पर्म होती है ना, या तो वो पूरे पूरे तरीके से क्या कर दी जाती है, रोक दी जाती है, या फिर उसको क्या कर दिया जाता है, बेसिकली धीरे धीरे करके वो रिड्यूस होती रहती है ना। Pills are very effective with lesser side effects and well accepted by females. जिसमें एग्जाम्पल क्या है, सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कंटेन अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। तो बेसिकली जो सहेली होती है उसका जो कॉम्पोजिशन होता है दैट इज मेड अप ऑफ नॉन स्टेरॉइडल कंपोनेंट्स, यानी कि उसके अंदर कोई भी स्टेरॉइड्स प्रेजेंट नहीं होते। इट इज वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, यानी कि ये ऐसी पिल होती है जिसको हफ्ते के अंदर एक बार ही लेना होता है। इट हैज वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स and high contraceptive value. Progestogens alone or in combination with estrogens can also be used by females as injections or implants under the skin. अब ये जो प्रोजेस्टोजेन है या तो इनको अकेले या फिर प्रोजेस्टोजेंस का जो कॉम्बिनेशन है ईस्ट्रोजन के साथ में, वो भी क्या होता है, फीमेल्स के द्वारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है
किस फॉर्म के अंदर, या तो एज इंजेक्शंस और एज इम्प्लांट्स, है ना, यानी कि इनको क्या कर दिया जाता है, स्किन के अंदर क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। द मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, यानी कि जो मोड ऑफ एक्शन होगा वो तो पिल्स के जैसा ही होगा, बट जो इफेक्टिव पीरियड है वो पिल्स से ज्यादा होता है। Administration of progestogen or progestogen estrogen combination of IUDs within 72 hours of coitus have to be found very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। यानी कि अगर कोई भी तरीके का जो है ना अनवांटेड बेसिकली आपका जो है इंटरकोर्स हो गया है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना सच एज रेप, तो उस केस के अंदर भी क्या कर दिया जाता है, अगर इन प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वार्टस ले लिया जाए, यानी कि जब उनका मेटिंग हुआ तो उसके 3 दिन के अंदर, है ना, 3 दिन के अंदर अगर इनको जो है ना ले लिया जाए, तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है, जो पॉसिबल प्रेगनेंसी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द सर्जिकल मेथड्स, जिनको हम लोग और क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग और बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। दे आर जनरली एडवाइज फॉर मेल और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, है ना, यानी कि जब उनको क्या करना है, किसी भी मेल या फीमेल को, किसी भी कपल को बेसिकली उनको और बेबीज प्लान नहीं करने हैं, तो उस केस के अंदर बेसिकली क्या प्रेफर किया जाता है, उस केस के अंदर सर्जिकल मेथड, जिनको हम लोग स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, उनको हम लोग प्रेफर करते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। तो इस केस के अंदर क्या होता है, जो गैमेट का ट्रांसफर है उसी को ब्लॉक कर दिया जाता है, और इसी की वजह से क्या होता है, कॉन्सेप्शन प्रिवेंट कर दिया जाता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज नोन एज वॉसेक्टोमी। अब ये इंपॉर्टेंट है, मेल्स के अंदर जब स्टेरिलाइजेशन किया जाता है दैट इज नोन एज वॉसेक्टोमी। तो होता क्या है, जो वॉस रेफरेंस है उसको कट किया जाएगा और उसको टाई कर दिया जाता है, और फीमेल्स के अंदर इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो उनके अंदर बेसिकली फिलोपियन ट्यूब को पहले कट किया जाता है और उसके बाद में टाई कर दिया जाता है। इन वॉसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉस रेफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, whereas in tubectomy, a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is poor. अभी ऊपर जितने भी methods पढ़े, they were reversible, but इसका जो reversibility है, that is almost zero. ठीक है, almost zero. It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals. यानी कि जो भी इंसान किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडॉप्ट कर रहा है, तो बहुत जरूरी है कि वो किसी एक्सपर्ट की क्या ले, पहले उससे पहले कंसल्टेशन ले, है ना, उनसे पहले कंसल्ट करें एंड उसके बाद ही इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज किया जाए। One must also remember that contraceptives are not regular requirement for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive organ event, that is conception or pregnancy. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reason. यानी कि इनको बेसिकली किस किस मेजर पर्पस के लिए यूज करा जाता है, या तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, या फिर प्रेगनेंसी के बीच में दो प्रेगनेंसीज के बीच में स्पेस करने के लिए, ताकि क्या हो सके, बेसिकली जो आपके बच्चे हैं उनके अंदर अच्छा खासा गैप हो सके। No doubt, the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. However, their possible ill effects, अब बात आती है इन कॉन्ट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। Possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer, though not very significant. तो बेसिकली कुछ केसेस के अंदर तो ब्रेस्ट कैंसर तक भी देखने को मिल सकता है इन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को यूज करने की वजह से, बट इट इज वेरी देयर, है ना, ये बहुत कम केसेस के अंदर होता है, ठीक है। बट जो मेजर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं दैट आर नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग।
सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, है ना। इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली आपके कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बात करी कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका जो है ये दिखाया हुआ है वॉसेक्टोमी, यानी कि क्या कर दिया गया, वॉस डिफरेंस को कट करके और उसको टाई कर दिया गया। और यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी के अंदर फेलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया गया, कट करके उनको भी टाई कर दिया गया। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट जो है 2017 was enacted by Government of India with intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. ये एक्ट बेसिकली बोलता क्या है, a pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner. यानी कि जो प्रेगनेंसी है, अगर किसी को अबॉर्शन करवाना भी है तो वो पहले 12 वीक्स के अंदर ही उनको करवाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कपल को। बट वो भी कब हो सकता है, जब उनके पास में क्या हो, एक पर्टिकुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर का सजेशन हो या उनका एक ओपिनियन उनके पास में हो कि वो ऐसा अगर करवा रहे हैं तो उसका क्या रीजन है ना। If the pregnancy has lasted for more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, two registered medical practitioner must be of the opinion formed in good faith that the required ground exists. अब grounds basically conditions, यानी कि कुछ norms जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। The continuation of pregnancy would involve a risk to the life of pregnant woman or of grave injury, physical or mental health. यानी कि या तो किस केस के अंदर बेसिकली क्या किया जाए, अबॉर्शन करवाया जाए, तब करवाया जाए जब उस फीटस की वजह से, है ना, या फिर उस फीटस को ही क्या हो, कोई प्रॉब्लम हो या तो वो सरवाइव ही ना कर पाए, या फिर उस वजह से, उस प्रेगनेंसी की वजह से वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कुछ बेसिकली डेंजर्स का सामना करना पड़े, तो उस केस के अंदर क्या कर दिया जाता है, जो एमटीपी है उसको क्या कर दिया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है। देयर इज अ सब्सटैंशियल रिस्क दैट of the child were born if it would suffer from such mental or physical abnormalities as to be seriously handicapped। यानी कि जब ये देखा जा चुका हो कि ये जो बच्चा होगा, इस बच्चे को हो सकता है कि बहुत ही सीवियर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस के अंदर भी बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कम्स योर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम लोग इसी को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटेंशनल और वॉलंटरीली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि जब क्या कर दिया जाए, बिफोर फुल टर्म, यानी कि डिलीवरी के टाइम से पहले ही क्या कर दिया जाए, जब अबॉर्शन करवा लिया जाए, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंड्यूस अबॉर्शन। Nearly 40 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in the year. Whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious, and social issues involved in it. Government of India legalized MTP in 1971. अब इंडिया के अंदर बेसिकली कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इन 1971 with some strict conditions to avoid its misuse। अब इसको किस लिए बेसिकली क्या किया गया, जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया ना, तो ये भी मेक श्योर किया गया कि इसका कोई मिसयूज ना हो। यानी कि जो लोग एमटीपीज को करवा रहे हैं वो इसलिए ना करवा रहे हो कि वो जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़की है ना। तो उस केस के अंदर बेसिकली इसका मिसयूज क्या हो सके, अवॉइड हो सके, तो उसके लिए भी कुछ सर्टेन रूल्स बनाए गए, ठीक है। एंड ये जो थे बेसिकली ये भी उन्हीं रूल्स के अंदर है। एंड अगर किसी को अबॉर्शन करवाना भी, एमटीपी करवाना भी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके और एक पूरी रिपोर्ट उनको सबमिट करनी पड़ेगी, देन ओनली दे आर अलाउड टू डू एमटीपी। Such restrictions are all the more important to check the indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India. Why MTP? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or to the failure of contraceptive used during coitus or rapes. तो एमटीपीज को बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है,
या तो क्या किया जाए, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उनसे छुटकारा मिल सके उस पर्टिकुलर कपल को, जो किस वजह से हो सकती है, आइदर ड्यू टू अनप्रोटेक्ट कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी जिन केसेस के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाए और प्रेगनेंसी अकर हो जाए तो उस केस के अंदर भी एमटीपी परफॉर्म की जा सकती है. They are also essential in certain cases where continuation of pregnancy would be harmful to even fatal either to mother or to the fetus or both. यानी कि उन केसेस के अंदर तो एमटीपी और इम्पोर्टेंट हो जाती है जब बेसिकली क्या हो कि उस प्रेगनेंसी की वजह से या तो उस माँ या फिर वो जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको क्या हो, सीवियर प्रॉब्लम्स होने का खतरा हो. एमटीपीज आर कंसीडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी एमटीपी जो होती है वो सेफ कब मानी जाती है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, है ना. यानी एमटीपी को सेफ कब तक माना जाता है, अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर. One disturbing trend is observed that a majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too. यानी कि कुछ केसेस के अंदर जो एमटीपीज परफॉर्म करने वाले होते हैं ना, दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर्स, यानी कोई डिग्री होल्डर्स नहीं होते. तो उस केस के अंदर कई बार क्या होता है, एमटीपीज करवाना बहुत रिस्की हो सकता है ना. हो सकता है जो लेडी है जिनका ये एमटीपी किया जा रहा है उनकी डेथ भी हो जाए. Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortion, as well as providing more healthcare facility, could reverse the mentioned unhealthy trend. तो अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में. Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are known as sexually transmitted infections. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कस कर लिया है. एसटीआई और वेनरल डिसीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अब इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला नाम क्या हो गया, एसटीआई. दूसरा नाम क्या हो जाएगा, वेनरल डिसीजेस. और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो आपसे अगर पूछेंगे पेपर में तो वो क्या पूछ सकते हैं, वेनरल डिसीजेस करके पूछ सकते हैं. तो आपको याद रखना है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection HIV leading to AIDS are some of the common STIs. यानी कि STIs के एग्जांपल में कौन कौन आता है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV AIDS. Among these, HIV infection is most dangerous. ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instrument with infected person, transfusion of blood or from an infected mother to the fetus too. ये भी हम लोगों ने already discuss कर लिया था. Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable. यानी कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और एचआईवी को छोड़ के बाकी के जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, दे आर कंप्लीटली क्यूरेबल अगर प्रॉपर टाइम पे क्या कर लिया जाए, डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया जाए और उनका जो है अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए. अर्ली सिम्टम्स ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड, अब सिम्टम्स क्या क्या है, अर्ली सिम्टम्स की बात हो रही है. अर्ली सिम्टम्स आर इचिंग, fluid discharge, slight pain, swelling in the genital region. Infected female may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. यानी कि जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती है ना, वो काफी टाइम तक क्या रहती है, असिम्टोमेटिक, यानी कि उनके अंदर कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे होते. इसी वजह से क्या होता है, अगर कोई सेक्सुअल जो है एसटीआई उनके अंदर है भी, तो वो एक बहुत लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से कई बार क्या हो जाता है, वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा भी फैल जाता है. Absence or less significant symptoms in the early stages of infection and social stigma attached to STIs deter the infected person from going for timely detection and proper
treatment. This could lead to complications later, which include, अब अगर ऐसा ना किया जाए तो उसकी complications क्या क्या हो सकते हैं? Pelvic inflammatory diseases, abortions, stillbirths, ectopic pregnancies, infertility, and even cancer of the reproductive tract. तो इनका डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है, टाइमली ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है. These are major threat to healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive child health care programs. Though all persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high amongst person in the age group 15 to 24 years. यानी कि 15 से 24 साल के लोगों के अंदर ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं ये ज्यादा देखने को मिलते हैं. बट इनका प्रिवेंशन इज पॉसिबल है ना. प्रिवेंशन के बेसिकली क्या क्या वो हो सकते हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स. ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कोइटस. In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. So I hope इतना आप लोगों को समझ में आया. Now we are moving on to the last topic of this chapter, that is infertility. हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे infertility होता क्या है और किस किस तरीके से क्या कर सकते हैं बेसिकली उन केसेस के अंदर, यानी कि इनफर्टाइल केसेस के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली प्रेगनेंसी इंड्यूस करा सकते हैं. A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. Infertile का मतलब क्या है? They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. यानी कि unprotected coitus होने के बावजूद भी they are not able to conceive, है ना. काफी केसेस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है. एंड जब कंसीव नहीं हो रहा होता तो उस केस के अंदर हम लोग बोल देते हैं दैट द कपल इज अनफर्टाइल. द रीजन फॉर दिस कुड बी मेनी. अब इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं. फिजिकल, कॉन्जेनाइटल, डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल. बट इंडिया के अंदर, अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो औरत होती है ना उसके ऊपर ब्लेम आ जाता है कि तुम्हारी ही गलती है ना, फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस. बट मोर ऑफन देन नॉट the problem lies in the male partner. but maximum cases में क्या देखने को मिलता है कि जो प्रॉब्लम होती है वो मेल पार्टनर के साथ होती है. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, जिनको क्या बोला जाता है? HCU भी बोला जाता है. ठीक है. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स सच एज इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. However, where such corrections are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special techniques, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. यानी कि जिन केसेस के अंदर नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है ना, जब डॉक्टर्स से भी उस पर्टिकुलर कपल ने लेट से कंसल्ट कर लिया एंड उनको पता चला कि नेचुरल तरीके से जो है कंसीव करना इज इम्पॉसिबल, तो उस केस के अंदर कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सच एज IVF, तो इनको एम्प्लॉय किया जाता है ताकि क्या हो सके बेसिकली दैट कपल कैन आल्सो गिव बर्थ टू अ बेबी. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? आउटसाइड द बॉडी, है ना. जब आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कैसी कंडीशंस देके, सेम कंडीशंस देके, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस देके जो इनसाइड द बॉडी होता है ना. तो जब इस तरीके से फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर IVF. जब IVF हो जाता है उसके बाद में होता क्या है? द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड, है ना. एम्ब्रियो का ट्रांसफर होगा इन वन ऑफ सच मेथड्स. ठीक है. तो होगा क्या? सबसे पहले इसको और क्या बोला जाता है? अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोला जाता है. ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर, यानी कि फीमेल से क्या लिया जाएगा? ओवा. एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, है ना, यानी कि मेल से क्या लिया जाएगा? स्पर्म्स. दोनों को कलेक्ट किया जाएगा एंड उनको इंड्यूस करवाया जाता है, उनको बेसिकली कंबाइन किया जाता है ताकि वो क्या कर सके? जाइगोट का फॉर्मेशन कर सके. ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस देके एक लैबोरेटरी के अंदर, जो कि एक बॉडी के अंदर, जो फीमेल बॉडी के अंदर जो कंडीशंस होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस लेबोरेटरी में प्रोवाइड करवा के जाइगोट का फॉर्मेशन करवाया जाता है.
द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज, अब जो आपका अर्ली एम्ब्रियो होता है, जो कब तक होता है, जो अर्ली एम्ब्रियो with up to 8 blastomeres could then be transferred into the fallopian tube through zygote intrafallopian transfer। यानी कि अब जो आपका अर्ली एम्ब्रियो है, यानी कि वो जो जाइगोट है बेसिकली अप टू 8 ब्लास्टोमियर, उसको क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। एंड जिस मेथड से किया जाता है उसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एंड द एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, जो एम्ब्रियोज होते हैं विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, उनका जो ट्रांसफर किया जाता है वो किया जाता है यूट्रस के अंदर, जिसको बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। Embryos formed by in vivo fertilization, यानी fusion of gametes within the female जो होता है, could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive। यानी कि जो एम्ब्रियोज बने हैं ना इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर, जो एम्ब्रियोज बने उनको भी यूज कर दिया जा सकता है ना टू ट्रांसफर दीज एम्ब्रियोज इनटू सच फीमेल्स जो कंसीव नहीं कर सकती है ना, यानी कि उन फीमेल से जो कंसीव कर सकती है उनके एम्ब्रियोज को भी ऐसी फीमेल्स के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है जो कंसीव नहीं कर सकती। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यानी कि जब ओवम का ट्रांसफर किया जाता है डोनर से रेसिपिएंट फीमेल के फेलोपियन ट्यूब के अंदर, उसको बोला जाता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। Now comes your intracytoplasmic sperm injection। What is intracytoplasmic sperm injection? It is specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum। यानी इस केस के अंदर क्या कर दिया जाता है, जो स्पर्म है उसको ओवम के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm counts could be corrected by artificial insemination technique। अब बात आती है कि जिन केसेस के अंदर जो मेल पार्टनर है वो जो है ना दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द सीमेन, है ना, या फिर वो क्या नहीं कर सकते, अगर सीमेन प्रोड्यूस हो भी रहा है तो सीमेन के अंदर जो स्पर्म काउंट है वो काफी कम है, तो उस केस के अंदर क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक को एम्प्लॉय किया जाता है। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड or a healthy donor is artificially introduced into the vagina or the uterus। तो बेसिकली क्या किया जाता है, सीमेन कलेक्ट किया जाता है आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और फ्रॉम अ हेल्दी डोनर, और उसके बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, इट इज आर्टिफिशियली ट्रांसफर्ड इनटू द वेजाइना और यूट्रस। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। Though options are many, all these techniques require extremely high precision handling by special professionals and expensive instrumentation। यानी इन चीजों के लिए एक्सपर्टीज होना भी बहुत जरूरी है और अच्छा पैसा होना भी बहुत जरूरी है। Therefore, these facilities are presently available only to few centers in the country and also to few peoples of a particular country। Obviously, their benefits is affordable only to a limited number of people. Emotional, religious, and social factors are also deterrents in the adoption of these methods. Since the ultimate aim of these procedures is to have children, in India we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best methods for couples looking for parenthood। यानी कि जो इन मेथड्स को भी अडॉप्ट नहीं करना चाहते बट दे वांट अ बेबी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अडॉप्शन को भी प्रेफर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर आपके इस पूरे चैप्टर को डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को सारा समझ में आया होगा। इस चैप्टर का जो एनोटेटेड पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
Till then, keep learning.